राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा जी आहे ती महाराष्ट्रात आल्यापासून त्याचं ट्रॅक्शन आपण बघतोय, खूप मोठी गर्दी आहे आणि आता ती हिंगोलीतून पुढे चाललेली आहे वाशिमच्या दिशेने. तर आता आपल्यासोबत आहेत पॉलिटिकल कमेंटेटर आहेत, स्वराजचे संस्थापक आहेत योगेंद्र यादव. योगेंद्र यादव जी, चलना क्यों है भारत जोड़ने के लिए, क्या जरूरत है चलने की? जब संसद का मुंह बंद कर दिया जाए, जब मीडिया का गला घोंट दिया जाए, जब जुडिशरी भी अपनी बात कह ना पाए, तो ऐसे में जनता से संवाद का एक ही तरीका रहता है कि आप पांव से चलें, पांव से चल के देखिए. दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया है मेरा मुंह और आपका कान. अंततः ये यात्रा उस मीडिया के पास जा रही है, जनता के पास जा रही है. इस देश के तमाम संत परंपरा ने, तुकाराम हो, नानक हो, सब ने यात्रा की इस देश के जनमानस तक पहुंचने के लिए. ये यात्रा सड़क नापने की यात्रा नहीं है, ये जनमानस से जुड़ने की यात्रा. क्या आपको लगता है योगेंद्र जी की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है कांग्रेस का वो वीक हो गया है, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी कांग्रेस वहां तक नहीं पहुंच पा रही आम आदमी तक जहां पे बीजेपी पहुंच गई, पॉजिटिवली हो या निगेटिवली, लेकिन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में कहीं तो कमी रह गई. इसकी वजह से आज राहुल गांधी जी को रास्ते पे उतरना पड़ा और ये भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी. बीजेपी ने पैसे का, लालच का, धमकी का प्रयोग करके इस देश के मीडिया पे कब्जा किया. सोशल मीडिया को भी पैसे से खरीदा और कांग्रेस ही नहीं, सारा विपक्ष उसका मुकाबला करने में समर्थ नहीं है. शायद कुछ सोच की भी कमी होगी, लेकिन पैसे की कमी है. इस धन बल का मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप सड़क पे उतर आइए और अंततः इस अंतिम हथियार का प्रयोग करना पड़ा है. दुनिया का इतिहास बताता है कि लोकतंत्र को जब जब चुनौती हुई है, बड़ी छोटी चुनौती हो तो सरकार और पार्लियामेंट उसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अगर बड़ी चुनौती हो तो अंततः रिपब्लिक को बचाने के लिए पब्लिक को सड़क पे आना पड़ता है. मुझे आपसे समझ के लेना है, क्योंकि आप इंडिया के बहुत बड़े जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर है. मुझे ये समझ के लेना है आपसे कि कार्यकर्ता नहीं छोड़ के जाते पार्टी को, नेता छोड़ के जाते हैं. और ये प्रॉब्लम में कांग्रेस आई है, ये नेताओं की वजह से आई है, ये ना कि कार्यकर्ताओं की वजह से आई है. नेता छोड़ के जा रहे हैं, उनको डर है, उनका डर कांग्रेस को सता रहा है, या बीजेपी उनको खरीद पा रही है क्योंकि वो डरे हुए हैं. ये डर कैसे दूर हो सकता है? डर तो दूर नहीं किया जा सकता किसी का. दुनिया का पुराना नियम है, जो जितना बड़ा वो उतना ही डरा. और समस्या आप सही कह रहे हैं, कार्यकर्ता की नहीं है और समस्या जनता की नहीं है. इस देश की जनता नफरत नहीं चाहती, इस देश की जनता हिंसा, दंगा फसाद नहीं चाहती, शांति चाहती है, प्रेम चाहती है. लेकिन जिस तरह से जहर का इंजेक्शन दे दे के दबा दिया गया है, उसको तोड़ने की एक काट चाहिए थी. मैं नहीं कहता कि भारत जोड़ो यात्रा वो पूरी काट है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये सब चीजें सुलझ जाएंगी, लेकिन एक इस दीवार में छेद हुआ है. एक छेद होता है, फिर एक ईंट गिरती है, फिर एक रोशनदान खुलता है, खिड़की खुलती है और एक दिन दीवार ढह जाती है. उसकी शुरुआत हुई है. मुझे और एक बात समझनी है कि वो है कि गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब एक लक्ष्य था कि भारत को स्वतंत्र करना है, और वो एक इंडिविजुअल लक्ष्य नहीं था, वो एक कॉमन लक्ष्य था और एक ही एजेंडा था. इस जमाने में ये एक प्रॉब्लम और चैलेंज ये है कि काउंटर नैरेटिव भी उतना ही स्ट्रांग है. तो काउंटर नैरेटिव स्ट्रांग होने की वजह से ये जो राहुल गांधी लेके चल पड़े हैं, उसको गांव देहात तक पहुंचाना ये बड़ा चैलेंज है. कांग्रेस के नेताओं को बहुत काम करना पड़ेगा. ये राहुल गांधी जी अकेले यात्रा करके ये प्रॉब्लम सुलझने वाला नहीं है. वो कब काम करेंगे? कांग्रेस के नेता जमीन पर दिखेंगे इस यात्रा के बाद? आपको क्या लगता है? बहुत बड़ी चैलेंज है, आपने सही कहा. वैसे याद रखिए, अंग्रेजों का भी काउंटर नैरेटिव हुआ करता था. ये हिंदुस्तानी कभी एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, ये एक दूसरे पे राज नहीं करेंगे, हम चले गए तो देखना ये देश तो बिल्कुल जल जाएगा. अंग्रेजों का भी काउंटर नैरेटिव होता था, जिसके मुकाबले में भारत ने अपना नैरेटिव खड़ा किया था. तो ये जो चुनौती है काउंटर नैरेटिव की, ये केवल कांग्रेस की नहीं है, ये हम सब की है. हर उस भारतीय के सामने चुनौती है जो इस देश से प्यार करता है, जो इस संविधान में आस्था रखता है, जो आजादी के आंदोलन का वारिस अपने आप को मानता है. उन सब की चुनौती है. कांग्रेस जो करेगी वो कांग्रेस का काम है. मैं तो कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, ये मेरा काम भी है. मैं इसके लिए इंतजार नहीं करूंगा कांग्रेस ने नहीं किया मैं क्या करूं. नहीं, जब मेरा घर जल रहा है तो मैं यहाँ कांग्रेस के लिए नहीं आया, मैं राहुल गांधी के लिए नहीं आया. सवाल पे आऊंगा, मैं तो मेरा देश जल रहा है इसलिए आया हूँ. मैं उस सवाल पे आऊंगा, लेकिन मुझे एक सवाल और करना है कि ये जो महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीजें, ये सब मुद्दे इतने भयंकर होने के बावजूद भी पब्लिक
पॉलिटिकली कन्विंस क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वोटिंग में वो नहीं दिख रहा है। चुनाव तो बीजेपी जीतते जा रही है, एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रही है। क्या लोगों को कांग्रेस ऑप्शन की तरह नजर नहीं आ रहा है? दिक्कत ये नहीं है कि बीजेपी जीतती जा रही है, दिक्कत ये है कि हमें केवल बीजेपी की जीती नजर आती है। पश्चिम बंगाल में हार जाती है हम भूल जाते हैं, दिल्ली में हार जाती है हम भूल जाते हैं। बीजेपी का जादू ये है कि उसकी तमाम स्ट्रेंथ हमें नजर आती हैं, उसकी तमाम वीकनेस और हार हमारी नजर से ओझल हो जाती है। यही उसका चमत्कार है, यही जादू है। लेकिन जादू के खेल में पता है क्या होता है? एक दिन आप देखते 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 अचानक आपको लगता है कि जादूगर ने पत्ता हवा से तो नहीं निकाला, वो तो स्लीव से निकाला है। उस दिन अचानक जादू टूट जाता है और एकदम वो जो तिलिस्म जो है वो तिलिस्म खत्म हो जाता है। और मैं समझता हूँ मोदी जी भी इसके नजदीक आ रहे हैं। मैं मुझे और एक चीज जाननी है, जो मेरा लास्ट का सवाल है कि देखिए, ये यात्रा को पॉलिटिकल यात्रा नहीं है ऐसा मानना मुझे लगता है कि वो बहुत चाइल्डिश होगा। ठीक है, तो अब 24 में जब तक कि चुनाव बहुत नजदीक है, उस जमाने में सब लोग साथ में आना बहुत जरूरी है। स्टालिन हो, ममता जी हो, नीतीश कुमार हो, लालू जी हो, तभी आप एक काउंटर नैरेटिव स्ट्रांग खड़ा कर सकते हैं। क्या, मुझे जानना चाहता हूं मैं, क्या आपको लगता है कि ये सब साथ आ पाएंगे तभी आपको हराना मुमकिन होगा, या फिर अलग अलग लड़के भी आप कुछ कर सकते हैं जादू इस देश में? क्योंकि अब तो बहुत बड़ा चैलेंज पॉलिटिकली भी खड़ा है, वोटिंग के समय भी खड़ा है। मैंने बार बार कहा है कि इस देश को बचाने के लिए कोई ग्रैंड ऑपोजिशन यूनिटी की जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसे ये विचार आ गया, एक मंच पे सारे ऑपोजिशन नेता हाथ उठा के खड़े हों, इससे जनता में कोई उत्साह नहीं पैदा होता। देश को ऑपोजिशन के महागठबंधन की कतई आवश्यकता नहीं है। केवल 3-4 राज्यों में रणनीतिक गठबंधन की जरूरत है। महाराष्ट्र उनमें से एक है और वहां पे भी हो गया है। जिसकी जरूरत है वो है जनता की एकता, जनता को जोड़ने की। इस देश में बीजेपी की, आरएसएस की नफरत की राजनीति का मुकाबला करने के लिए इतनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा कांग्रेस में नहीं है, वो ऊर्जा सारी ऑपोजिशन पार्टीज में भी नहीं है, उसके बाहर है। अब आप कैमरा को पलटिए और देखिए पीछे ये कौन लोग चल रहे हैं। ये जो तमाम युवा लोग यहाँ पे पीछे चल रहे हैं, ये महाराष्ट्र के अलग अलग संगठनों से हैं। इनमें से कोई अधिकांश किसी भी पार्टी से नहीं है। ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अगर हम जोड़ देते हैं तो पार्टियों के गठबंधन से कहीं ज्यादा प्रभावी, कहीं ज्यादा कारगर ये ऊर्जा होगी। कम से कम मेरा ध्यान इस वक्त विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में नहीं है, मेरा ध्यान जनता की एकता में। एग्जैक्टली मैं वहीं पे आ रहा हूं, क्योंकि अभी आपने 2014 के पहले एक ऑप्शन देने की एक प्रयास किया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो ऑप्शन कोई कारगर साबित नहीं हुआ, ऐसा आपको लगा, इसलिए आपने उसको छोड़ दिया। तो क्या जो योगेंद्र यादव जी कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे वो कांग्रेस के साथ आए हैं, तो वो क्यों आए हैं, लोग जानना चाहते हैं। सिर्फ 2014 में ही नहीं भाई, मैं तो 1977 में राजनीति में पहली बार दिलचस्पी हुई, जिस दिन मैंने देखा कि इंदिरा गांधी हार गई। लगा कि अच्छा ये जनतंत्र होता है। 80 के दशक में मुझ जैसे लोग, संजय भाई हैं, हम जैसे सब लोग, हम तमाम लोग कांग्रेस राज के खिलाफ सड़क पे लड़ते हुए, लाठियां खाते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन सिद्धांत ये नहीं होता कौन सी पार्टी के पक्ष में है, विपक्ष में है। सिद्धांत ये होता है किन आदर्शों के आप पक्ष में हैं। अगर वो आदर्शों के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस से संघर्ष करेंगे। आज उन आदर्शों को बचाने के लिए कांग्रेस आई है, कांग्रेस के साथ मिलेंगे। अगर मेरे घर में सिद्धांत इतना ही है कि हर बार हमको कोई एक सत्ताधारी से लड़ना पड़ता है, कभी बीजेपी से, कभी कांग्रेस से, एक ऐसा विपक्ष, एक ऐसा सत्ता या फिर एक ऐसा राजनेता या फिर एक ऐसी पार्टी नहीं बनी है भारत में जो भी, या फिर नहीं बन सकती है इन राजनेताओं की वजह से, जो कि लोगों के हित की सोचे और उसमें डिसेंट वॉइस को भी जगह हो। आप अगर ये पूछते हैं, हर बार लड़ना पड़ेगा। वैकल्पिक राजनीति के सपने को साकार करने में हम असफल रहे हैं, मैं मानता हूं, बिल्कुल। ऐसी एक वैकल्पिक राजनीति खड़ा कर सकना जो कि आदर्शों पे भी खड़ी हो और पायदार भी हो, वो हम करने में सफल नहीं हुए हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और इसलिए चाहे वो 1977 हो, चाहे वो आज हो, हमें ये देखना पड़ता है कि इसको हराने के लिए हम आज जो बने हुए औजार हैं उनका कैसे इस्तेमाल करें। देखिए आज की स्थिति बड़ी साधारण है। अगर मेरे घर में आग लगी हो, लेकिन ये तो स्थिति, देखिए ये स्थिति सभी अमेरिका में भी है, ये स्थिति टर्की में भी है, ये स्थिति रशिया में भी है, ये स्थिति पाकिस्तान में भी है। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि ये हर जगह पे ये स्थिति बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में, तो क्या इसको पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज बना हुआ है आज की स्थिति जो है भारत में?
लोकतंत्र का गला घोंटने वाली जो स्थिति आपने बताई वो टर्की में है, रशिया में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में भी कई मायनों में है, सब तरफ है। उसका मुकाबला करने के लिए लोकतंत्र को बचाने वाली शक्तियों को और लोकतंत्र को सही अर्थ में स्वीकार करने वाली शक्तियों को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। ये एक मायने में ग्लोबल चैलेंज है, लेकिन इसका जो संस्करण है वो हर जैसे आपके अखबार का होता है लोकल संस्करण है, और लोकल संस्करण का मुकाबला लोकल सच्चाई से ही किया जा सकता है। तो इस दुनिया में डिक्टेटरशिप जो बढ़ रही है, क्योंकि 20वीं सदी की डिक्टेटरशिप होती थी जहां कोई आर्मी यूनिफॉर्म पहन के कहता था अब कल से लोकतंत्र समाप्त। आजकल ऐसे नहीं होता। आज लोकतंत्र को समाप्त करने वाला कहता है मेरी लोकतंत्र के प्रति और गहरी सहानुभूति और गहरी श्रद्धा, और चाकू चलाता है। इसलिए उसके प्रति मैं हर रोज 2-3 किलो गालियां खाता हूं, इसलिए मेरा इम्यूनिटी बढ़ा है और इसलिए मैं जीतता जा रहा हूं, और ये इम्यूनिटी ही है जनता की जो मुझे बचा रही है। जनता की इम्यूनिटी है या कि हम दो हमारे दो की राजनीति है, ये तो थोड़ा पता लगेगा जब देश में 97% लोगों की आय कम हुई हो। उस वक्त गौतम अडानी की आय और संपत्ति 18 गुना कैसे बढ़ गई, इसका जवाब ये एक दिन देश पूछेगा। तो वो गाली खा के इम्यूनिटी बढ़ रही है या कि कहीं अहमदाबाद से टॉनिक आ रहा है, इसका तो देश को बाद में पता लगेगा। लेकिन अंततः मैं एक बात मानता हूँ, वो जो नंगे राजा वाली कहानी है ना, कि सारे लोग कहते थे राजा के नए कपड़े कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, फिर एक बच्चे ने बोल दिया ये तो नंगा है। सारे लोग कहते हाय हाय नंगा है, नंगा है, नंगा है। एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश में हर परिवार में एक बच्चा बोलेगा लेकिन ये तो झूठा है, और सारे परिवार कहेंगे हाँ 8 साल से मुझे पता था झूठा है, झूठा है, झूठा है। वो दिन आने वाला है, ये इम्यूनिटी खत्म होने वाली है। मुझे पॉलिटिकली नहीं जानना है, मुझे जानना है कि राहुल गांधी एक आदमी के तौर पर क्या है। मैं उनका कोई अंतरंग मित्र नहीं हूं, तो बहुत गहराई की बातें आपको बता सकूं संभव नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें 15 साल से जाना है, कोई 20-50 घंटे उनसे बात की है, बौद्धिक रूप से, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से जाना है। सीधा सपाटा आदमी है, कोई छल कपट बिल्कुल नहीं है, बोला कुछ मीनिंग कुछ ये बिल्कुल नहीं है। एक बात तय है, संविधान के जो 3 मूल्य हैं, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसके लिए राहुल गांधी सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ा हुआ है। कई कमियां हैं, बहुत कमियां होती हैं हर इंसान में, लेकिन इन चीज़ों के बारे में कोई शक नहीं है। और ये मैंने तब भी कहा था जब मैंने कांग्रेस के बारे में कड़ी से कड़ी बात बोली थी, तब भी कहा था ही इज़ मोर सिंसियर देन एनी पॉलिटिशियन आई हैव मेट, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन पीपल थिंक ही इज़। अब जो राहुल गांधी की असली छवि है वो जनता के सामने आ रही है। नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति को कभी किसी देश की ओनली होप नहीं कहता है। बहुत बड़ा देश है 140 करोड़ का, ये मैं कह दूं एक व्यक्ति ओनली होप है वो गलत बात होगी। हम सब होप हैं, लेकिन कोई व्यक्ति एक निमित्त बन जाता है। आज राहुल गांधी निमित्त हैं और इस देश की खूबसूरती है कि वो है। तर हे होते योगेंद्र यादव, ज्यांनी की भारतीय राजकारणाचा त्यांचा गाढा अभ्यास आहे आणि त्या नजरेतून त्यांनी भारत जोडो यात्रा जी आहे ती समजून सांगितलेली आहे। कॅमेरामॅन समीसह अभिजित करंडे, एबीपी माझा, हिंगोली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।